हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, फिर से एक बार साथ लेकर आए हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं। आप सब, मुझे लगता है कि लगभग लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो सबसे पहले लाइक करना भूलिएगा नहीं, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब ऐसा करते हैं तो मुझे इस बात की संतुष्टि होती है कि चलो वीडियो में कोई त्रुटि नहीं रही, वीडियो को देख करके बच्चों को अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। हाँ, अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। इसके अलावा अगर कुछ कहना हो, कोई सुझाव हो, कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका जवाब दिया जाए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन में लाए गए वर्ड्स को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है इररिस्पेक्टिव। इररिस्पेक्टिव एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है और इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है विदाउट कंसिडरिंग, नॉट नीडिंग टू अलाउ फॉर, मतलब है का विचार किए बिना। सिनोनिम क्या है? रिगार्डलेस, नॉटविथस्टैंडिंग एंड नो मैटर। क्या है? रिगार्डलेस, नॉटविथस्टैंडिंग एंड नो मैटर। एंटोनिम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू, पार्शियल एंड रिस्पेक्टफुल। क्या है? अकॉर्डिंग टू, पार्शियल और रिस्पेक्टफुल, इसके एक अर्थ में एंटोनिम के तौर पर प्रयोग हो सकता है। इररिस्पेक्टिव का मतलब है कि किसी चीज का विचार किए बिना, विदाउट कंसिडरिंग, नॉट नीडिंग टू अलाउ फॉर, इस अर्थ में हम इररिस्पेक्टिव का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा द रूल्स अप्लाई टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ लॉन्ग दे हैव बीन विद द कंपनी। मतलब है कि वो सब के लिए लागू होता है, इस बात का ध्यान रखे बिना हाउ लॉन्ग दे हैव बीन विद द कंपनी, है ना। द रूल्स अप्लाई टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ लॉन्ग दे हैव बीन विद द कंपनी। तो पहला जो शब्द यहां पर आया वो है इररिस्पेक्टिव, और इररिस्पेक्टिव का जो सिनोनिम है वो है रिगार्डलेस, नॉटविथस्टैंडिंग एंड नो मैटर। मीनिंग जो है वो है विदाउट कंसिडरिंग, का विचार किए बिना। चले अगला जो शब्द है वो है लॉडेबल। लॉडेबल एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, ठीक है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका जो सेंस है वो है डिजर्विंग टू बी एप्रिसिएटेड, प्रेज्ड और एडमायर्ड। क्या है? डिजर्विंग टू बी एप्रिसिएटेड, प्रेज्ड और एडमायर्ड, मतलब है सराहनीय। यहां पर जो है ये सराहनीय और प्रशंसनीय। सिनोनिम की बात करें तो कमेंडेबल, एडमायरेबल, वर्दी। क्या हो जाएगा? कमेंडेबल, एडमायरेबल और वर्दी। एंटोनिम की बात करें तो डिप्लोरेबल, शेमफुल एंड अनवर्दी। क्या हो जाएगा? डिप्लोरेबल, शेमफुल एंड अनवर्दी। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ही मेड अ लॉडेबल अटेम्प्ट टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन इन द एरिया। क्या है? ही मेड अ लॉडेबल अटेम्प्ट टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन इन द एरिया। तो आज के सेशन का जो पहला पेज, पहले स्लाइड पर जो वर्ड्स आए दो, वो पहला है इररिस्पेक्टिव, इसका मतलब होता है विदाउट कंसिडरिंग, मतलब है किसी चीज का विचार किए बिना। एंड लॉडेबल का मतलब जो है वो होता है प्रशंसनीय, सराहनीय। डिजर्विंग टू बी एप्रिसिएटेड, प्रेज्ड और एडमायर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है ऑनसेट। ऑनसेट एक नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द मोमेंट एट विच समथिंग बिगिंस एंड स्पेशली समथिंग अनकंफर्टेबल और अनप्लेजेंट। मतलब ऐसा मोमेंट जहां पर कुछ शुरू हो लेकिन वो कैसा हो, तो अनकंफर्टेबल और अनप्लेजेंट, है ना। शुरुआत या आक्रमण कह सकते हैं और विशेष करके मेडिकल क्षेत्र में भी इस्तेमाल होता है। जब किसी बीमारी की शुरुआत हो रही हो या कुछ भी ऐसा हो रहा हो, उस अर्थ में भी वहां पर इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें तो स्टार्ट, बिगिनिंग, आउटसेट एंड आउटब्रेक। क्या हो जाएगा? स्टार्ट, बिगिनिंग, आउटसेट एंड आउटब्रेक, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो एंड, कंक्लूजन, टर्मिनेशन एंड क्लोज। क्या हो जाएगा? एंड, कंक्लूजन, टर्मिनेशन एंड क्लोज, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। ड्रग मस्ट बी टेकन विद इन 2 days ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। क्या है? द ड्रग मस्ट बी टेकन विद इन 2 days ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। तो यहां जो वर्ड है पहला ऑनसेट, इसका मतलब होता है द मोमेंट एट विच समथिंग बिगिंस एंड स्पेशली समथिंग अनकंफर्टेबल और अनप्लेजेंट, मतलब है शुरुआत या आक्रमण के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंथुजियाज्म। ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है और इंथुजियाज्म बहुत ही कॉमन है। चूंकि ये मेरे लिस्ट में अभी तक जो मैंने कराया था उसमें नहीं था, इसलिए मैंने शामिल कर दिया। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस शब्द की भी मीनिंग नहीं समझते, इसलिए मैंने डाल दिया। अगर आपको पता है अच्छी बात है, रिवीजन हो गया। तो enthusiasm का मतलब है a strong feeling of excitement or interest in something and a desire to become involved in it। मतलब है उमंग, उत्साह या किसी स्थिति के साथ जुड़ जाने की तीव्र इच्छा। इस अर्थ में हम enthusiasm का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो eagerness, ardor, zest and zeal। क्या हो जाएगा?
एगरनेस, ऑर्डर, जेस्ट एंड जील। एंड एंटोनिम की बात करें तो अपैथी, इंडिफरेंस एंड लेथार्जी। क्या हो जाएगा? अपैथी, इंडिफरेंस एंड लेथार्जी इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। जो दूसरा शब्द इस पेज पर है वो है इंथुजियाज्म, और मैंने पहले ही कहा कि ये आप पहले से जानते होंगे। वैसे बच्चे जो नहीं जानते उनके लिए नया है, चूंकि अब तक का जो मैंने हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी डाला है उस लिस्ट में ये था नहीं, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आशीष शोड ग्रेट इंथुजियाज्म फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। आशीष showed great enthusiasm for the new project। तो इस पेज पर जो दो शब्द आए, onset, the moment at which something begins, and especially something uncomfortable or unpleasant, मतलब है शुरुआत से। एंड दूसरा शब्द आया enthusiasm, इसका मतलब होता है strong feeling of excitement or interest in something and a desire to become involved in it। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं उमंग, उत्साह, किसी स्थिति के साथ जुड़ जाने की तीव्र इच्छा। इस अर्थ में enthusiasm का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिफाई। डिफाई वर्ब की तरह प्रयोग होता है, और डिफाई का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू ओबे समबडी और समथिंग, टू आस्क समबडी टू डू समथिंग दैट यू बिलीव टू बी इम्पॉसिबल, और टू मेक समथिंग इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट। तीन अर्थ यहां पर मैंने आपको बताया है। कहा न मानना, अवज्ञा करना, किसी को ऐसा काम करने को कहना जो असंभव हो, या किसी बात को असंभव या बहुत कठिन बना देना। इस तीनों अर्थ में प्रयोग होता है डिफाई का। डिफाई का मतलब होता है अवज्ञा करना, एक साधारण मीनिंग देखें तो, या फिर ऐसा काम किसी को करने के लिए कह देना जो कि असंभव हो। इस अर्थ में भी हम डिफाई का प्रयोग करते हैं। किसी बात को असंभव या बहुत कठिन कर देने के अर्थ में भी हम डिफाई का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो डिसओबे, फ्लॉट एंड डिसरिगार्ड। क्या हो जाएगा? डिसओबे, फ्लॉट एंड डिसरिगार्ड। और एंटोनिम की बात करें ओबे, फॉलो एंड कंप्लाई। क्या हो जाएगा? ओबे, फॉलो एंड कंप्लाई इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मैंने बार बार कहा है कि भले ही शब्द के मैं एक से ज्यादा मीनिंग बताता हूं, लेकिन सिनोनिम और एंटोनिम मैं कोशिश करता हूं कि एक ही किसी सेंस का रखूं, क्योंकि यहां पर सारे सेंस का एंटोनिम और सिनोनिम रखना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा और सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी आप भी ढूंढ सकते हैं, और किसी न किसी दिन चर्चा हो ही जाती है दूसरे सेंस की, और दूसरे अर्थ में भी दिखी जाता है। तो यहां क्या है? टू रिफ्यूज टू ओबे समबडी और समथिंग, पहला मीनिंग है। टू आस्क समबडी टू डू समथिंग दैट यू बिलीव टू बी इम्पॉसिबल, दूसरा मीनिंग है। टू मेक समथिंग इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट, इस अर्थ में हम डिफाई का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है सी डिफाइड हर पेरेंट्स एंड वेंट अब्रॉड। क्या है? सी डिफाइड हर पेरेंट्स एंड वेंट अब्रॉड। क्या है? अवज्ञा किया, नहीं माना, कहा नहीं माना, और कहां चला गया? अब्रॉड चला गया। सी डिफाइड हर पेरेंट्स एंड वेंट अब्रॉड। चले अगला जो शब्द है वो है कॉल फॉर, और ये एक फ्रेजल वर्ब है ना? कॉल वर्ब का ये एक फ्रेजल वर्ब है, कॉल फॉर। पब्लिकली आस्क फॉर और डिमांड समथिंग और मेक समथिंग नेसेसरी। मैं यहां पर एक फिर से सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि पिछले दिन के एडिटोरियल वोकैबुलरी में पब्लिकली डिमांड करने के लिए मैंने एक शब्द रखा था। मैं चाहता हूं कि कमेंट में आप उसको लिखिए कि वो कौन सा शब्द था। अब और एक और चीज आपसे कहना है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पर क्विज लाऊं? जितनी वोकैबुलरी हुई है, क्या मुझे उस पर क्विज कराना चाहिए? तो किसी दिन मैं उसका भी सेशन रखूंगा, और कहेंगे तो बीच बीच में मैं ये करवा दूंगा, एंटोनिम सिनोनिम्स इस पर बना हुआ। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। कॉल फॉर का मतलब होता है पब्लिकली आस्क और डिमांड समथिंग और मेक समथिंग नेसेसरी, मतलब है की मांग करना या जरूरत होना। इस अर्थ में हम कॉल फॉर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम कहें तो डिमांड, आस्क फॉर एंड रिक्वायर। क्या हो जाएगा? डिमांड, आस्क फॉर एंड रिक्वायर। एंटोनिम की बात करें कट आउट, लीव आउट एंड एक्सक्लूड। क्या हो जाएगा? कट आउट, लीव आउट एंड एक्सक्लूड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट कॉल्स फॉर अ हाई लेवल ऑफ concentration। क्या है? It is the sort of work that calls for a high level of concentration। यहां पर जो पहला शब्द आया डिफाई, तीन अर्थ में है। टू रिफ्यूज टू ओबे समबडी और समथिंग, या फिर टू आस्क समबडी टू डू समथिंग दैट यू बिलीव टू बी इम्पॉसिबल, और है टू मेक समथिंग इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट, मतलब है कहा नहीं मानना, किसी को ऐसा काम करने को कह देना जिसको आप समझते हैं कि वो असंभव है, और किसी काम को, किसी बात को असंभव या बहुत कठिन बना देने के अर्थ में भी हम डिफाई का प्रयोग करते हैं। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है पब्लिकली आस्क फॉर और डिमांड समथिंग, या फिर मेक समथिंग नेसेसरी, मतलब है कि मांग करना और जरूरत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है अनजस्ट, और ये कई बार एंटोनिम में, सिनोनिम में आया है, तो आपको ऐसा लगेगा सुना हुआ है, तो सर वर्ड के मेन मीनिंग में शामिल नहीं हुआ, इसलिए मैंने शामिल किया है। अनजस्ट जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और इसका जो मतलब है नॉट फेयर और डिजर्व्ड, मतलब है अनुचित या अन्यायपूर्ण, है ना? क्या है? अनुचित और अन्यायपूर्ण। सिनोनिम की बात करें तो बायस्ड, अनफेयर, पार्शियल एंड इनइक्विटेबल। क्या है? बायस्ड, अनफेयर, पार्शियल एंड इनइक्विटेबल। एंटोनिम की बात करें तो जस्ट, फेयर, इम्पार्शियल एंड इक्विटेबल। पता है
मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बार मैं शब्दों के एंटोनिम सिनोनिम्स बोल रहा हूं कि आप सबके सामने अगर ऑप्शन रखा जाए तो आप ऐसे ही आंसर करेंगे। बस शर्त यही है कि वीडियो को भगाइए नहीं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एक एक शब्द को नोट डाउन कीजिए, बगल में लाल और हरे कलम से आप भी एंटोनिम सिनोनिम्स लिख दीजिए और वर्ड की मीनिंग लिखिए। मीनिंग को ध्यान में रखिए, एंटोनिम सिनोनिम्स पर एक सरसरी निगाह दोहराते हुए चले जाइए। अगर आप जिस समय सेशन अपलोड होता है उस समय इस वीडियो को लिखते हैं, सुबह सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, जो चाय नाश्ता या जो भी आप करते हैं सुबह में, उसके बाद अगर सबसे पहला काम इसको रिवीजन का करते हैं तो आप ये गारंटी मानिए कि अपने एग्जामिनेशन में अगर वो 25 मार्क्स की है तो 20 प्लस के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आप साथ में ग्रामर की नॉलेज ले रहे हैं, कहीं पर पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, मेरी क्लासेस में ही आप आ रहे हैं, या फिर अगर आपकी 30 मार्क्स वाली है तो वहां पर 25 प्लस होने से आपको कोई नहीं रोकेगा। साथ में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की भी आदत रखते हैं, ये बहुत जरूरी है शब्दों के साथ फ्रेंडली होना। जी हां, अनजस्ट का मतलब है नॉट फेयर और डिजर्व मतलब है बायस्ड, अनफेयर, पार्शियल एंड इनइक्विटेबल। इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे जस्ट, फेयर, इम्पार्शियल एंड इक्विटेबल। इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। एवरीवन शुड रिपील दिस अनजस्ट लॉ। क्या है? एवरीवन शुड रिपील दिस अनजस्ट लॉ। तो यहां जो पहला शब्द आया उसका मतलब है अनजस्ट है और उसका मतलब है नॉट फेयर और डिजर्व्ड। क्या है? नॉट फेयर और डिजर्व मतलब है अनुचित या अन्यायपूर्ण। चलिए अगला जो शब्द है वो है रेज। रेज वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, टाउन एटसेट्रा सो दैट नथिंग इज लेफ्ट। रेज का मतलब होता है टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, टाउन एटसेट्रा सो दैट नथिंग इज लेफ्ट मतलब होता है पूरी तरह नष्ट कर देना, मिटाना। भवन या शहर आदि के लिए विशेष करके इस्तेमाल होता है रेज, RAZE। सिनोनिम की बात करें तो डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, टीयर डाउन। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, डिमोलिश एंड टीयर डाउन। एंटोनिम की बात करें तो बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, रेज एंड रिपेयर। क्या हो जाएगा? बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, रेज एंड रिपेयर। इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। बहुत ही अच्छा शब्द है रेज, RAZE। इसका मतलब होता है टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, टाउन एटसेट्रा सो दैट नथिंग इज लेफ्ट। सिनोनिम क्या है? डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, टीयर डाउन। एंटोनिम क्या है? बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, रेज एंड रिपेयर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। The building was razed to the ground. The building was razed to the ground. ठीक है, इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है अनजस्ट, नॉट फेयर और डिजर्व, अनुचित या अन्यायपूर्ण। दूसरा शब्द आया रेज, टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, टाउन एटसेट्रा सो दैट नथिंग इज लेफ्ट, पूरी तरह से नष्ट कर देना, मिटाना। विशेष करके भवन या शहर आदि के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अगले पेज पर बढ़े। अगला जो शब्द है वो है ब्राजन। ब्राजन एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है विदाउट एम्बैरसमेंट, स्पेशली इन अ वे व्हिच शॉक्स पीपल। क्या है? विदाउट एम्बैरसमेंट स्पेशली इन अ वे व्हिच शॉक्स पीपल मतलब क्या? अगर आपको एम्बैरसमेंट नहीं है कुछ करते हुए और आपके कुछ करने पर लोग चकित होते हैं, इसका मतलब निर्लज्ज और बेशर्म वाली बात यहां पर आती है। निर्लज्ज, बेशर्म या लज्जाहीन ब्राजन का मतलब होता है। और मैं अब आपसे चाहता हूं कि आप अपने कॉमन बोलचाल में निर्लज्ज, बेशर्म और लज्जाहीन के लिए कौन सा शब्द इंग्लिश में यूज करते हैं, कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। और चूकिएगा नहीं, मैं जब कहता हूं लिखिए तो लिखिए। जब मैं आपके कमेंट्स देखता हूं ना, मुझे बहुत मजा आता है कि आप सब एंजॉय कर रहे हैं और मेरी मेहनत कहीं तो पहुंच रही है, कुछ लोगों को फायदा तो हो रहा है। सर आपको लगता है बैकग्राउंड में कितना काम होता है, मैं ये बता नहीं सकता हूं। किसी दिन होगा तो मैं आपको बैकग्राउंड टूर कराऊंगा कि आखिरकार मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं और कैसे होता है। खैर, तो यहां जो ब्राजन है इसके सिनोनिम के तौर पर कहें तो सेमलेस कह सकते हैं, इमोडेस्ट कह सकते हैं, इम्प्यूडेंट कह सकते हैं। क्या कहेंगे? सेमलेस, इमोडेस्ट एंड इम्प्यूडेंट। एंटोनिम की बात करें टिमिड, साई, मीक, मॉडेस्ट एंड हम्बल। क्या हो जाएगा? टिमिड, साई, मीक, मॉडेस्ट एंड हम्बल। क्या हो जाएगा? टिमिड, साई, मीक, मॉडेस्ट एंड हम्बल इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। सिनोनिम की बात करें तो सेमलेस, इमोडेस्ट एंड इम्प्यूडेंट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है डोंट बिलीव अ वर्ड सी सेज, सी इज अ ब्राजन लायर। क्या है? डोंट बिलीव अ वर्ड सी सेज, सी इज अ ब्राजन लायर मतलब है निर्लज्ज, झूठी है। ब्राजन का मतलब होता है विदाउट एम्बैरसमेंट, स्पेशली इन अ वे व्हिच शॉक्स पीपल। चलिए अगला जो शब्द है वो है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहां पर TION इसके साथ लगा हुआ है। Segregation में the policy of keeping one group of people apart from another and treating them differently, especially because of race, sex and religion। मतलब है कि पृथक्करण या विसंयोजन मतलब है किसी एक ग्रुप के लोग को दूसरे से अलग रखना, विशेष करके कारण क्या हो? रेस, सेक्स या रिलीजन।
क्या है? द पॉलिसी ऑफ कीपिंग वन ग्रुप ऑफ पीपल अपार्ट फ्रॉम अनदर एंड ट्रीटिंग देम डिफरेंटली स्पेशली बिकॉज ऑफ रेस, सेक्स एंड रिलीजन, इसको कहते हैं सेग्रीगेशन। सिनोनिम की बात करें तो सेपरेशन, आइसोलेशन एंड इंसुलेशन, क्या हो जाएगा? सेपरेशन, आइसोलेशन एंड इंसुलेशन। एंटोनिम की बात करें इंटीग्रेशन, कंपनी एंड यूनिफिकेशन, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, कंपनी एंड यूनिफिकेशन, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कम्युनिटी फॉट टू एंड सेग्रीगेशन इन स्कूल एंड हाउसिंग, क्या है? कम्युनिटी फॉट टू एंड सेग्रीगेशन इन स्कूल एंड हाउसिंग। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है ब्राजन। ब्राजन का मतलब होता है विदाउट एम्बेरसमेंट, स्पेशली इन अ वे विच शॉक्स पीपल, यानी निर्लज्ज, बेशर्म और लज्जाहीन। आपको कहीं पर कोई एम्बेरसमेंट ही नहीं है और आपके द्वारा किया गया कुछ भी लोगों को शॉक करे, तो सेंस यही आएगा। दूसरा शब्द है सेग्रीगेशन, द पॉलिसी ऑफ कीपिंग वन ग्रुप ऑफ पीपल अपार्ट फ्रॉम अनदर एंड ट्रीटिंग देम डिफरेंटली स्पेशली बिकॉज ऑफ रेस, सेक्स एंड रिलीजन, मतलब है पृथक्करण, अलगाववादी नीति या अलग करके रखना, है ना। चलिए अगले पेज पर बढ़े। अगला जो शब्द है वो है एंश्राइन। एंश्राइन वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है प्रिजर्व अ राइट, ट्रेडिशन और आइडिया इन अ फॉर्म दैट इंश्योर्स इट विल बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड, मतलब है किसी चीज का संरक्षण करना, वो भी इस तरह से कि वो ये इंश्योर करे कि वो प्रोटेक्टेड होगा और रिस्पेक्टेड होगा। बचा कर रखना, संजोना या आदर करना, इस अर्थ में हम एंश्राइन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें चेरिश, प्रिजर्व एंड रिवीर, क्या है? चेरिश, प्रिजर्व, रिवीर। एंटोनिम की बात करें तो डिग्रेड, डिमीन एंड मिनिमाइज, क्या हो जाएगा? डिग्रेड, डिमीन एंड मिनिमाइज। सिनोनिम क्या क्या? चेरिश, प्रिजर्व, रिवीर। एंटोनिम क्या हो गया? डिग्रेड, डिमीन एंड मिनिमाइज। तो पहला जो वर्ड है एंश्राइन, इसका मतलब होता है प्रिजर्व इन अ फॉर्म दैट इंश्योर्स इट विल बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड, बचा कर रखना, संजोना या आदर करना। सिनोनिम मैंने कहा चेरिश, प्रिजर्व, रिवीर। एंटोनिम कहा डिग्रेड, डिमीन एंड मिनिमाइज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। These rights are enshrined in the country's constitution, क्या है? These rights are enshrined in the country's constitution, है ना। चले अगला शब्द देखते हैं, बेस्टो। बेस्टो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका जो मतलब है वो है टू गिव समथिंग टू समबडी स्पेशली टू शो हाउ मच ही और सी इज रिस्पेक्टेड, किसी को कुछ देना स्पेशली ये दिखाने के लिए कि ही और सी जो है वो कितना रिस्पेक्टेड है, मतलब है प्रदान करना, विशेषता, आदर व्यक्त करने के लिए या अर्पित करना। बेस्टो का सीधा अर्थ देना नहीं होता है, ये देने का अर्थ ये है कि टू गिव समथिंग टू समबडी स्पेशली टू शो हाउ मच ही और सी इज रिस्पेक्टेड, मतलब उनका कितना आदर है ये प्रदर्शित करने के लिए, कुछ देने के लिए हम बेस्टो कहते हैं। प्रदान करना, विशेषता, आदर व्यक्त करने के लिए या अर्पित करना, इस अर्थ में हम बेस्टो का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम देखें, कन्फर, इंटरेस्ट, प्रोवाइड एंड गिव, क्या हो जाएगा? कन्फर, इंटरेस्ट, प्रोवाइड एंड गिव। एंटोनिम की बात करें होल्ड, रिटेन, कीप एंड विदहोल्ड, क्या है? होल्ड, रिटेन, कीप एंड विदहोल्ड एक अर्थ में एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द टाइटल वाज बेस्टोड ऑन हिम बाय द प्रेसिडेंट, क्या है? द टाइटल वाज बेस्टोड ऑन हिम बाय द प्रेसिडेंट। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है एंश्राइन, प्रिजर्व इन अ फॉर्म दैट इंश्योर्स इट विल बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड, मतलब है बचाकर रखना, संजोना या आदर करना। दूसरा जो शब्द है वो है बेस्टो, इसका मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समबडी स्पेशली टू शो हाउ मच ही और सी इज रिस्पेक्टेड, मतलब है प्रदान करना, विशेषता, आदर व्यक्त करने के लिए या अर्पित करना, इस अर्थ में हम बेस्टो का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है नॉट कंट्रोल्ड एंड देयरफॉर एक्सट्रीम, क्या है? नॉट कंट्रोल्ड एंड देयरफॉर एक्सट्रीम। और फिर मुझे याद आ रहा है कि ऐसा ही कोई सेंस वाला शब्द मैंने पिछले दिन बताया था नॉट कंट्रोल्ड के अर्थ में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ना ताकि आप वहां जाएंगे, ढूंढेंगे, याद नहीं है तो ढूंढेंगे, ढूंढ करके कमेंट में डालिए, क्या दिक्कत है? ये अच्छी बात है कि आप लिखते हैं। वीडियो को पॉज करिए, ढूंढ के देखिए और याद है तो पटक से डाल दीजिए, क्या दिक्कत है? रिवीजन तो होगा कि क्या था, इसके सिनोनिम के तौर पर उसका प्रयोग कर सकते हैं ना। चलिए, तो अनब्राइडल का मतलब है नॉट कंट्रोल एंड देयरफॉर एक्सट्रीम, मतलब है निरंकुश, बेलगाम या अनियंत्रित। क्या हो जाएगा? निरंकुश, बेलगाम या अनियंत्रित। सिनोनिम की बात करें अनरिस्ट्रेन्ड, अनकंट्रोल्ड एंड रैम्पेंट, क्या हो जाएगा? अनरिस्ट्रेन्ड, अनकंट्रोल्ड एंड रैम्पेंट। एंटोनिम की बात करें रिस्ट्रेन, कंट्रोल एंड गवर्न, क्या हो जाएगा? रिस्ट्रेन, कंट्रोल्ड एंड गवर्नड। चलिए एग्जांपल देखते हैं। His unbridled greed made him corrupt and led to his downfall, क्या है? His unbridled greed made him corrupt and led to his downfall। चलिए अगले शब्द को देख लें। अगला जो शब्द है वो है रैम्पेंट। देखिए यहां से लिया
यहां से लिया नहीं है, क्योंकि वो है वहां पर। रैम्पेंट का मतलब जो सेंस है, यहां जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। और अब इसका सेंस देख लेते हैं। Used about something bad, existing or spreading everywhere in a way that is very difficult to control. Same इस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। Used about something bad, किसी चीज बुरे चीज के लिए यूज होता है, और इसका मतलब है existing or spreading everywhere in a way that is very difficult to control, मतलब है अनियंत्रित रूप से सर्वत्र विद्यमान होना या फैलना। किस चीज के लिए? बुरी चीजों का फैलना। सिनोनिम की बात करें, unrestrained, uncontrolled and unbridled, क्या हो जाएगा? अनरिस्ट्रेन्ड, अनकंट्रोल्ड एंड अनब्राइडल्ड। एंटोनिम की बात करें, रिस्ट्रेन्ड, कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड। सेम मैंने रख दिया, इसमें कोई परेशानी थी नहीं। यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। कार थेफ्ट इज रैम्पेंट इन दिस टाउन। क्या है? कार थेफ्ट इज रैम्पेंट इन दिस टाउन। इस पेज पर जो दो शब्द आए, उसमें पहला है अनब्राइडल्ड, इसका मतलब होता है नॉट कंट्रोल्ड एंड देयरफॉर एक्सट्रीम, निरंकुश, बेलगाम या अनियंत्रित। रैम्पेंट का भी वैसा ही मतलब है, यूज्ड अबाउट समथिंग बैड, एग्जिस्टिंग और स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन अ वे दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, अनियंत्रित रूप से सर्वत्र विद्यमान होना या फैलना बुरी चीजों का। इस अर्थ में हम रैम्पेंट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला शब्द लेते हैं, वो है एंस्यू। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है, और अगर इसकी मीनिंग हम देखें तो कह रहा है टू हैपन आफ्टर समथिंग एल्स, और क्या कह रहा है? एंड ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब है कि किसी भी घटना के बाद घटित होना, लेकिन प्रायः किस रूप में? उसके परिणाम के तौर पर। कुछ घटित होना किसी के बाद या फलस्वरूप, है ना, किसी के बाद घटित होने या उसके परिणाम के स्वरूप जो है कुछ अगर घटित हो, तो उसके लिए हम एंस्यू का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो कहेंगे रिजल्ट, एमिनेट, डिराइव एंड इवॉल्व। क्या हो जाएगा? रिजल्ट, एमिनेट, डिराइव एंड इवॉल्व। एंटोनिम की बात करें तो इंट्रोड्यूस, हेराल्ड एंड प्रोसीड। क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस, हेराल्ड एंड प्रोसीड इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द पुलिस ऑफिसर हैड सेड दैट ही हैड प्लेस्ड द मैन अंडर अरेस्ट एंड दैट अ स्कफल हैड ensued। क्या है? द पुलिस ऑफिसर हैड सेड दैट ही हैड प्लेस्ड द मैन अंडर अरेस्ट एंड दैट अ स्कफल हैड ensued। यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है एंस्यू। इसका मतलब होता है टू हैपन आफ्टर समथिंग एल्स, कुछ घटित होना किसी घटना के बाद, विशेष रूप से या प्रायः उसके परिणाम के तौर पर। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंस्टिंक्टिव। आपने एक शब्द सुना होगा इंस्टिंक्ट, उसी से बना हुआ ये शब्द है इंस्टिंक्टिव। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और इसका जो सेंस है वो है ऑफ बिहेवियर और एक्शन, मतलब किसी के बिहेवियर और एक्शन के लिए है। क्या है? नॉट थॉट अबाउट, प्लान्ड और लर्न, मतलब है किसी के जो है ना प्लान नहीं था, सोचा हुआ नहीं था, सीखा हुआ नहीं था, अचानक से जो कुछ होता है, स्वाभाविक या सहज कह ले, उसको कहते हैं इंस्टिंक्टिव, है ना। सिनोनिम की बात करें तो इनहेरेंट, इनेट, इंट्यूसिव एंड नेचुरल। क्या हो जाएगा? इनहेरेंट, इनेट, इंट्यूसिव एंड नेचुरल इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें अक्वायर्ड, लर्न्ड, डेलिब्रेट एंड विलफुल। क्या हो जाएगा? अक्वायर्ड, लर्न्ड, डेलिब्रेट एंड विलफुल इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पर जो इंस्टिंक्टिव है इसका मतलब होता है ऑफ बिहेवियर और एक्शन, नॉट थॉट अबाउट, प्लान और लर्न। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कह रहा है वन ऑफ माय फ्रेंड्स इंस्टिंक्टिव रिएक्शन इज टू रन फ्रॉम डेंजर, मतलब मेरे दोस्तों में से एक जो है उसका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन क्या है? सहज और स्वाभाविक रिएक्शन क्या है? टू रन फ्रॉम डेंजर, है ना। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इंस्टिंक्टिव रिएक्शन इज टू रन फ्रॉम डेंजर। तो इस पेज पर जो पहला शब्द आया वो है एंस्यू। इसका मतलब होता है टू हैपन आफ्टर समथिंग, मतलब है किसी घटना के बाद होना, विशेष रूप से प्रायः उसके परिणाम के तौर पर। और दूसरा जो शब्द है वो है इंस्टिंक्टिव, मतलब होता है स्वाभाविक और सहज। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। यहां जो शब्द है ये है मोरेटोरियम। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। मोरेटोरियम का मतलब है टू टेम्पररी स्टॉपिंग एन एक्टिविटी स्पेशली बाय ऑफिशियल एग्रीमेंट, है ना। किसी गतिविधि पर अस्थायी प्रतिबंध, विशेषतः शासन की सहमति से। क्या है? टू टेम्पररी स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी स्पेशली बाय ऑफिशियल एग्रीमेंट। सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? एम्बार्गो, बैन, प्रोहिबिशन एंड सस्पेंशन। क्या हो जाएगा? एम्बार्गो, बैन, प्रोहिबिशन एंड सस्पेंशन इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो कंटिन्यूएशन, और क्या हो जाएगा? कमेंसमेंट एंड स्टार्ट। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूएशन, कमेंसमेंट एंड स्टार्ट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां जो शब्द आया है वो है मोरेटोरियम, मतलब होता है टू टेम्पररी स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी स्पेशली बाय ऑफिशियल एग्रीमेंट। सिनोनिम की बात करें एम्बार्गो, बैन, प्रोहिबिशन, सस्पेंशन। एंटोनिम की बात करें कंटिन्यूएशन, कमेंसमेंट एंड स्टार्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। The convention called for a 2-year moratorium on commercial whaling. क्या है? The convention called for a 2-year moratorium on commercial whaling. चलिए अगला जो शब्द है वो है ample. Ample एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और इसका जो मतलब है वो है enough और more than enough और large,
मतलब है पर्याप्त, काफी विशाल, लंबा चौड़ा और विस्तृत। इस अर्थ में हम एम्पल का प्रयोग करते हैं। किस अर्थ में प्रयोग करते हैं? पर्याप्त, काफी विशाल, लंबा चौड़ा और विस्तृत, इस अर्थ में एम्पल का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, एनफ, सफिशिएंट, एडिक्वेट एंड एबंडेंट। क्या हो जाएगा? एनफ, सफिशिएंट, एडिक्वेट एंड एबंडेंट इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करेंगे, इनसफिशिएंट, मीगर, लिमिटेड एंड स्कार्स। क्या हो जाएगा? इनसफिशिएंट, मीगर, लिमिटेड एंड स्कार्स इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। We have got ample time to make decision। क्या है? We have got ample time to make decision। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला आया मोरेटोरियम, इसका मतलब होता है टू टेम्पररी स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी स्पेशली बाय ऑफिशियल अग्रीमेंट, किसी गतिविधि पर अस्थायी प्रतिबंध विशेष करके शासन की सहमति से। और एम्पल का मतलब है, दूसरा जो शब्द है एनफ और मोर देन एनफ और लार्ज, मतलब है पर्याप्त, काफी, विशाल, लंबा चौड़ा, विस्तृत, इस अर्थ में हम एम्पल का प्रयोग करते हैं। चले फटाफट बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। अगला जो शब्द है वो है इंटीमेशन। इंटीमेशन एक नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका अर्थ देखते हैं, द एक्ट ऑफ स्टेटिंग समथिंग और ऑफ मेकिंग इट नोन स्पेशली इन एन इनडायरेक्ट वे। क्या कह रहा है? द एक्ट ऑफ स्टेटिंग समथिंग, मेकिंग इट नोन स्पेशली इन एन इनडायरेक्ट वे। अगर इसके लिए हम एक साधारण सा शब्द लेना तो आप कह सकते हैं हिंट। इंटीमेशन का क्या मतलब है? हिंट। क्या कहलाएगा? हिंट। सिनोनिम यहां संकेत और सूचना, इसकी हिंदी मीनिंग देख लीजिए। इंटीमेशन का क्या है? संकेत और सूचना। मैंने कहा हिंट, तो इसके सिनोनिम को देखिए। सिनोनिम देखेंगे तो नोटिस, स्टेटमेंट, रिपोर्ट एंड हिंट। क्या है? नोटिस, स्टेटमेंट, रिपोर्ट और हिंट इसके सिनोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। एंटोनिम मुझे लगा नहीं इसलिए मैंने इसमें डाला नहीं है। तो इंटीमेशन का मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ स्टेटिंग समथिंग, और विशेष करके क्या कह रहा है? मेकिंग इट नोन स्पेशली इन एन इनडायरेक्ट वे, मतलब है इनडायरेक्ट वे में किसी चीज को बताने की कोशिश करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। His suicide attempt was the first intimation that he was seriously depressed। अब देखिए, सुसाइड अटेम्प्ट क्या था? फर्स्ट हिंट था, फर्स्ट इंटीमेशन था, पहला हिंट था that he was seriously depressed। तो यहां जो पहला शब्द आया वो क्या है? इंटीमेशन, द एक्ट ऑफ स्टेटिंग समथिंग और ऑफ मेकिंग इट नोन स्पेशली इन एन इनडायरेक्ट वे। चलिए अगला शब्द देखते हैं, वो है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग कैन बी मेड, डन और अचीव्ड और इज रीजनेबल। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी जहां पर कुछ बनाया जाए, किया जाए, अचीव किया जाए और क्या हो? रीजनेबल हो। मतलब है संभावना या व्यवहार्यता की बात कर रहे हैं। ये लाइन यहां पर नहीं होगा, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो पॉसिबिलिटी, वायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। क्या है? पॉसिबिलिटी, वायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। एंटोनिम की बात करें तो इम्प्रैक्टिकेबिलिटी एंड इम्प्रोबेबिलिटी। क्या है? इम्प्रैक्टिकेबिलिटी एंड इम्प्रोबेबिलिटी इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है वी आर लुकिंग एट द फिजिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग अ शॉपिंग सेंटर देयर। क्या है? वी आर लुकिंग एट द फिजिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग अ शॉपिंग सेंटर देयर। तो इस पेज पर जो दो शब्द आए उसमें पहला है इंटीमेशन, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्टेटिंग समथिंग और ऑफ मेकिंग इट नोन स्पेशली इन एन इनडायरेक्ट वे। और फिजिबिलिटी का मतलब है द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग कैन बी मेड, डन और अचीव्ड और इज रीजनेबल, मतलब है संभावना और व्यवहार्यता से। और इंटीमेशन का मतलब है हिंट से, संकेत या सूचना से। चलिए अगले पेज पर आते हैं। अगला जो शब्द है वो है अनस्क्रूपलस। अनस्क्रूपलस जो है वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है बीइंग डिसऑनेस्ट, क्रूएल और अनफेयर इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट। मतलब अनैतिक, बेईमान, निर्मम और अविवेकी, किस चीज को लेकर के? मनचाही चीज पाने के लिए। जब आप अनैतिक हो जाए, बेईमान हो जाए, निर्मम हो जाए, अविवेकी हो जाए तो कहते हैं अनस्क्रूपलस। क्या कहते हैं? अनस्क्रूपलस। सिनोनिम की बात करें तो अनएथिकल, इमोरल एंड करप्ट। क्या हो जाएगा? अनएथिकल, इमोरल एंड करप्ट। एंटोनिम की बात करें एथिकल, ऑनेस्ट एंड स्क्रूपलस। क्या हो जाएगा? एथिकल, ऑनेस्ट एंड स्क्रूपलस इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Counterfeit documents make it easier for unscrupulous employers to knowingly hire illegal workers। क्या है? Counterfeit documents make it easier for unscrupulous employers to knowingly hire illegal workers। Unscrupulous का मतलब है being dishonest, cruel और unfair in order to get what you want। मतलब अनैतिक हो जाना, बेईमान हो जाना, निर्मम और अविवेकी हो जाना, विशेष करके उस चीज की प्राप्ति के लिए जो आप चाहते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है अंडरपिन। अंडरपिन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है टू गिव सपोर्ट, स्ट्रेंथ और अ बेसिक स्ट्रक्चर टू समथिंग, है ना। टू गिव सपोर्ट और स्ट्रेंथ और अ बेसिक स्ट्रक्चर टू समथिंग, मतलब है सहारा देना, मजबूत करना या नया आधार लगाना। इस अर्थ में हम अंडरपिन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें सपोर्ट, रीइंफोर्स, नर्चर एंड फोर्टिफाई। क्या हो जाएगा? सपोर्ट, रीइंफोर्स, नर्चर एंड फोर्टिफाई। इस
शब्द को हम एंटरपिन के सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, रेज, रुइन, डिमोलिश एंड डिस्ट्रॉय। क्या हो जाएगा? रेज, रुइन, डिमोलिश एंड डिस्ट्रॉय यहां पर अंडरपिन के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He presented data to underpin his argument। क्या है? He presented data to underpin his argument। उसने डेटा क्यों प्रेजेंट किया भैया? अंडरपिन करने के लिए, सहारा देने के लिए, मजबूत करने के लिए अपने आर्ग्यूमेंट को। He presented data to underpin his argument। इस स्पेस पर जो पहला शब्द आया वो है unscrupulous, being dishonest, cruel और unfair in order to get what you want। मतलब अनैतिक, बेईमान, निर्मम और अविवेकी हो जाना, विशेष करके जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए। उस अर्थ में हम कहते हैं unscrupulous। अंडरपिन वर्ब है और इसका मतलब होता है टू गिव सपोर्ट, स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रक्चर टू समथिंग। मतलब है सहारा देना, मजबूत करना, नया आधार लगाना। इस अर्थ में हम अंडरपिन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला शब्द लेते हैं, वो है फैलेसी। फैलेसी एक नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है फॉल्स बिलीफ और अ रॉन्ग आइडिया। क्या है? फॉल्स बिलीफ और अ रॉन्ग आइडिया मतलब है भ्रम, भ्रांति, दोष या झूठा विश्वास, है ना। भ्रम, भ्रांति, दोष या झूठा विश्वास, इस अर्थ में हम फैलेसी का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिल्यूजन, मिसकंसेप्शन, इल्यूजन एंड मिथ। क्या है? डिल्यूजन, मिसकंसेप्शन, इल्यूजन एंड मिथ इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें, ट्रुथ, फैक्ट, वेरिटी, सर्टी एंड सर्टेनिटी। क्या हो जाएगा? वेरिटी, फैक्ट, ट्रुथ, श्योरिटी, सर्टेनिटी इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सिनोनिम की बात करें तो डिल्यूजन, मिसकंसेप्शन, इल्यूजन एंड मिथ इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। इट्स अ फैलेसी टू बिलीव दैट मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। इट्स नॉट ट्रू। ये क्या है? एक भ्रम है। इट्स अ फैलेसी टू बिलीव दैट मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। ये जो भ्रम है ना कि पैसा खुशियां लाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ है। इट इज नॉट ट्रू। चलिए अगला शब्द देखते हैं, लीप फ्रॉग। लीप फ्रॉग एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और लीप फ्रॉग का मतलब होता है टू गेट टू अ हायर पोजीशन और रैंक बाय गोइंग पास्ट समवन एल्स और बाय मिसिंग सम स्टेजेस। मतलब है बहुत कम समय में आगे निकल जाना, पछाड़ कर आगे निकलना या छलांग मारना। मतलब एक दो स्टेप मिस भी कर जाए ना, छलांग मार, जैसे कि हम कभी भी सीढ़ी पे चढ़ते हैं, हड़बड़ाहट में दो चार स्टेप मिस करके आगे बढ़ जाते हैं, तो उसी चीज के लिए लीप फ्रॉग कहते हैं। टू गेट टू अ हायर पोजीशन और रैंक बाय गोइंग पास्ट समवन एल्स और बाय मिसिंग सम स्टेजेस, मतलब कुछ स्टेजेस को छोड़ते हुए। तो लंबी छलांग, पछाड़ कर आगे निकलना या छलांग मारने के अर्थ में हम लीप फ्रॉग का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, लीप, लोप, जंप, वॉल्ट एंड स्किप। क्या हो जाएगा? लीप, लोप, जंप, वॉल्ट एंड स्किप इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम मुझे यहां लगा नहीं, मैंने डाला नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। She leapfrogged over several of her colleagues to become vice president of the company after only a year। क्या कहता है? She leapfrogged over several of her colleagues to become vice president of the company after only a year। इस पेज पर जो दो शब्द आए उसमें पहला है fallacy। fallacy का मतलब होता है false belief और wrong idea। दूसरा है लीप फ्रॉग, इसका मतलब है टू गेट टू हायर पोजीशन और रैंक बाय गेटिंग पास्ट समवन एल्स बाय मिसिंग सम स्टेजेस। मतलब है बहुत समय, कम समय में आगे निकल जाना, पछाड़ कर आगे निकलना, छलांग मारना, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस को मिस करते हुए भी आगे बढ़ने के अर्थ में हम लीप फ्रॉग का प्रयोग कर सकते हैं। फैलेसी का मतलब है भ्रम, भ्रांति, दोष और झूठा विश्वास से। क्या है? अ फॉल्स बिलीफ और रॉन्ग आइडिया। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं और आखिरी शब्द लेते हैं, वो है एपिटोमाइज। एपिटोमाइज वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू बी टिपिकल ऑफ समथिंग और गिव अ समरी ऑफ रिटन वर्क के लिए भी कहते हैं। तो यहां पर जो है प्रतीक होना, किसी चीज का आदर्श या नमूना होना। ठीक है, प्रतीक होना, किसी चीज का आदर्श या नमूना। और यहां जो है ना, ये सारांश के अर्थ में मैंने यहां पर लिखा नहीं है, मैंने पहले वाले सेंस को लिखा है। एपिटोमाइज का मतलब है टू बी टिपिकल ऑफ समथिंग, प्रतीक होना या किसी चीज का आदर्श नमूना होना। इस अर्थ में हम एपिटोमाइज का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो कह सकते हैं टिपिफाई, एग्जेम्पलीफाई, पर्सोनिफाई एंड इनकारनेट। क्या हो जाएगा? टिपिफाई, एग्जेम्पलीफाई, पर्सोनिफाई एंड इनकारनेट। एंटोनिम की बात मुझे यहां पर लगी नहीं, प्रतीक होने के सेंस में यहां पर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या रखें, तो मैंने नहीं रखा। तो यहां पर जो है एपिटोमाइज का मतलब है टू बी टिपिकल ऑफ समथिंग, और ये जो दूसरा है ना, ये समरी वाला सेंस, इसको मैंने नहीं रखा है तो आप लिख लीजिएगा। इसका सेंस ये भी होता है कि बस समरी ऑफ रिटन वर्क को भी हम कहते हैं एपिटोमाइज, लेकिन विशेष करके जो ये प्रतीक होना है, किसी चीज का आदर्श नमूना होना, इस अर्थ में एपिटोमाइज का इस्तेमाल करते हैं। और आज के पेज पर जो वर्णित था वहां पर सिनोनिम कहें तो टिपिफाई, एग्जेम्पलीफाई, पर्सोनिफाई एंड इनकारनेट। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस बिल्डिंग एपिटोमाइजेस मॉडर्न ट्रेंड्स इन आर्किटेक्चर। क्या कहता है? दिस बिल्डिंग एपिटोमाइजेस मॉडर्न ट्रेंड्स इन आर्किटेक्चर। एपिटोमाइज
सेशन का आखिरी शब्द है। इसका मतलब होता है टू बी टिपिकल ऑफ समथिंग, मतलब है प्रतीक होना, किसी चीज का आदर्श नमूना होना। उम्मीद तो यह है कि आज के सेशन में जो कुल 25 शब्द रखे गए, ये सब के सब आपके लिए नए थे। कुछ इसमें से आपके परिचय के होंगे, लेकिन एक रिव्यू के तौर पर आपको मिला। और वैसे बच्चे जिनके लिए सारे 25 के 25 नए थे, सबको पढ़ के आपको मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और फाइनली ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको जरूर मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। हाँ, बीच बीच में जो मैंने सवाल पूछे हैं ना, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर कोई दुविधा रह जाए, कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। आपका स्वागत है। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, तो लिखिए, यूज कीजिए, अपनी दुविधा बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसका निदान करते हैं। खैर, समय यहां से विदा लेने का। बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।